दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में जो अपना टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित सारे के सारे प्रश्न करेंगे। और यह सीरीज यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, पीजीटी, टीएसटी, सुपर टेट, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री आती है, यह क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, अर्थात किस सन में दिया था? ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों, 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943 में। देखिए, नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा भी लिया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 2 नंबर है। देखिए 2 नंबर क्या दिया गया है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1919 को रॉलेट सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, और आखिरी ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी और उन्होंने स्वयं भूख हड़ताल की। अहमदाबाद के मिल मजदूर एवं मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर आपके सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है 1 नंबर राज्यों के पुनर्गठन के लिए, 2 नंबर लौह पुरुष के रूप में, 3 नंबर देशबंधु के रूप में। तो बताइए 1 2 सही है या 1 3 सही है या तीनों सही है या केवल एक सही है? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 385 किलोमीटर। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अर्थात गुजरात से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। 6 अप्रैल 1930 को लगभग 390 अर्थात 200 मील किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून भी तोड़ा था। अगला प्रश्न आपके पास है, देख पा रहे होंगे 5 नंबर। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। देखिए, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग 6 नंबर देख पा रहे होंगे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, फर्स्ट ऑप्शन इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, 2 नंबर साबरमती आश्रम में थे, 3 नंबर जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। अब क्वेश्चन है आपके पास 7 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू,
महात्मा गांधी इनमें से किसी ने नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तथापि आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप में प्रसारित हुआ था। अगला प्रश्न आप लोग 8 नंबर देख पा रहे होंगे। देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? कलकत्ता में, पुणे में, जबलपुर, अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर। त्रिपुरी सम्मेलन मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी नामक स्थान पर सन 1939 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यही वह सम्मेलन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। त्रिपुरी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है 9 नंबर। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अर्थात 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने 10 नंबर है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? फर्स्ट ऑप्शन है गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए। सेकंड ऑप्शन है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। थर्ड ऑप्शन है वैशाखी की प्रार्थना के लिए। फोर्थ ऑप्शन है पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। देखिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां व दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे। अब आपके सामने प्रश्न है 11 नंबर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की? क्योंकि रेलवे आलोचना की थी क्योंकि रेलवे, फर्स्ट सेंटेंस है, प्लेग जीवाणु का वाहक है। दूसरा, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन। तीसरा, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। चौथा, दुर्घटनाओं का वाहक। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुने। तो बताना इसमें में से सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी व्याख्या सुनिए। प्लेग जीवाणु का वाहक, क्लियर। दूसरा, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन। तीसरा, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है 12 नंबर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। किससे? जवाहरलाल नेहरू से। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेहरू जी ने सर्वप्रथम बांकीपुर के अधिवेशन में एक कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। आर्थिक क्षेत्र में नेहरू समाजवादी थे और उन्होंने आर्थिक आवश्यकता पर बल दिया। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर है। देखिए क्या है। फरवरी 1938 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे,
M.A. अंसारी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, M.K. गांधी थे। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? M.A. अंसारी। भारत के संविधान के सिद्धांतों को तय करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की समिति की रिपोर्ट को आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 14 नंबर है, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। देखिए दोस्तों, लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अधिवेशन जो कि अप्रैल 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। अगला प्रश्न आप लोग 15 नंबर देख पा रहे होंगे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, 1941 में, 1946 में, 1942 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। अब आपके सामने प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो चैम्सफोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा चैम्सफोर्ड। देखिए दोस्तों, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे चैम्सफोर्ड। अब बात करें मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, या अधिक संक्षेप में मोंटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। सुधारों का नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू 1916 और 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के नाम पर पड़ा। इसे भारत सरकार अधिनियम का आधार 1919 की आधार पर बनाया गया था। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 17 नंबर। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना जिनका जन्म 25 दिसंबर 1876 को, मृत्यु 11 सितंबर 1948 को, 20वीं सदी के एक प्रमुख राजनीतिक थे जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे मुस्लिम लीग के नेता थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान में उन्हें आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी महान नेता और बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा जाता है। अगला प्रश्न अपने पास है 18 नंबर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? अर्थात ये बुक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी द्वारा यह लिखी गई आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। यह सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखी गई थी तथा 1925 और 29 के बीच नवजीवन पत्रिका में साप्ताहिक प्रकाशित होती रही थी। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि 19 नंबर है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंसारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर अंसारी इनका नाम था। यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये देखिए डॉक्टर अंसारी। भारत के संविधान के सिद्धांतों को तय करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की समिति की
रिपोर्ट को आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। अगला प्रश्न आप लोग 20 नंबर देख पा रहे होंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रैडक्लिफ, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सिरिल रैडक्लिफ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे रैडक्लिफ कहते हैं। देखिए ये हुई कब थी? शिमला संधि के अनुसमर्थन के बाद नियंत्रण रेखा का सीमांकन। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा बटा हुआ था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 21 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिपुरा। 52वां 52 कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों की थी। अगला प्रश्न आप लोग 22 नंबर देख पा रहे होंगे। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी ने, जेबी कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए दोस्तों, गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता को प्राप्त करना था, अतः स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं तथा इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 23 नंबर। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 24। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद, लाहौर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम में ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। 1928 तक इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न आप लोग 25 नंबर देख पा रहे होंगे। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आशफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग 26 नंबर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, BR अंबेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अब अगला प्रश्न आप लोग 27 नंबर देख पा रहे होंगे। देखिए क्या है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि पहला सेंटेंस है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरा सेंटेंस है इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा दिया गया। तीसरा सेंटेंस है इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आप बताइए, एक सही, दो तीन सही, एक और तीन सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा दोस्तों?
एक सही हो जाएगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। अब अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, 28 नंबर है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 1927, 1928, 1929 और 1930। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929। जिन्ना के जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग पत्र को 1929 में प्रस्तुत किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और वे नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। यही कारण था कि उन्होंने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट से सिख समुदाय भी असंतुष्ट था, अर्थात ये लोग सेटिस्फाई नहीं थे, एग्री नहीं थे। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 में जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग पत्र को प्रस्तुत किया। इसे ही जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग 29 नंबर देख पा रहे होंगे। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया है, कहां पर हुआ था? बंबई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। देखिए, कांग्रेस पार्टी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न आप लोग 30 नंबर देख पा रहे होंगे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्लाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल, मनमथ नाथ गुप्त मुख्य नायक थे। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे, चंद्रशेखर आजाद थे, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल थे और मनमथ नाथ गुप्त आदि, ये सब इसके बेहतरीन लीडर थे। अब आपके सामने जो प्रश्न है वह 31 नंबर है। देखिए क्या है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी या राजा गोपालाचारी कहते थे। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास 32 है। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? जी एस खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, सी एफ एंड्रयूस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एफ एंड्रयूस इनका नाम था। देखिए दोस्तों, सी एफ एंड्रयूस को दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है 33, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला प्रश्न आपके सामने 34 है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। इतनी इनके अंदर दोस्तों विशेषताएं थी। अगला प्रश्न आपके सामने 35 है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 56वां 56 कांग्रेस अधिवेशन 1947 दिल्ली में हुआ, जिसकी लीडरशिप
राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। अब आपके सामने क्वेश्चन है 36। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद नगर के बीच से बहने वाली साबरमती और इसके आसपास नदी के किनारे कई तीर्थ स्थल हैं। साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात की राजधानी गांधीनगर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नाम पर रखा गया था। 649 वर्ग किलोमीटर में फैले गांधीनगर को चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा नियोजित शहर भी माना जाता है। अगला प्रश्न आपके पास 37 है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य व कृषि, कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य व कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। अब अगला प्रश्न हम लोग देख पाएंगे 38 नंबर। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? एन सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। देखिए दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी आदि ये सब इनके पास पदवी हुआ करती थी। अगला प्रश्न आपके पास 39 है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा सितंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। इस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही के रूप में भी चुना गया था। अगला प्रश्न आपके पास 40 नंबर है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आशफ अली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपके सामने क्वेश्चन है 41। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। फर्स्ट ऑप्शन है युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। सेकंड ऑप्शन है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। थर्ड ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन का दमन। और फोर्थ ऑप्शन है प्रेस स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। देखिए, अब रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रॉलेट एक्ट की स्थापना मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट में भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था। यह कानून सर सिडनी ऑर्थर टेलर रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। क्या नाम था? सर सिडनी ऑर्थर टेलर रॉलेट की अध्यक्षता में यह बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके पास 42 है। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? एन ब्रेल्सफोर्ड, वेब मिलर, जी स्लोकोम्ब और जेम्स पीटरसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब मिलर। देखिए दोस्तों, वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धर्षणा की विभत्स पुलिस जातियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली गूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धर्षणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। अगला प्रश्न है 43।
देश बंधु की उपाधि संबंधित है? बी आर अंबेडकर, चित्तरंजन सी आर दास, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देश बंधु चित्तरंजन दास से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है 44 नंबर। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम का था। फर्स्ट ऑप्शन था 1909 का अधिनियम। सेकंड ऑप्शन है 1919 का अधिनियम। थर्ड ऑप्शन है 1935 का अधिनियम। और फोर्थ ऑप्शन है 1947 का अधिनियम। तो आपको बताना है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1935 का अधिनियम। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया, सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। अगला आप लोग प्रश्न देखेंगे 45। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। देखिए दोस्तों, इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए, फिर सामने से उनका पैर पर बैरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी थी। कितनी गोलियां मारी थी? 3 गोलियां। अब आपके सामने प्रश्न है 46। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इकबाल। सारे जहां से अच्छा ये तराना, ये हिंदी उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गजल है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी और जिसे आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है। इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इस गीत को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। अब अगला प्रश्न 47 है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाने के कारण भारी संख्या में लोग मारे गए थे और इस समय वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 48। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अंबेडकर। क्या थे? बी आर अंबेडकर जी इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 49। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्चिल। कौन था? चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न आप लोग 50 देखेंगे, 50 नंबर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आजाद ने, सरोजनी नायडू ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो आलेख तैयार किया था वह महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब आपके सामने प्रश्न है 51। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर
भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। अगला प्रश्न आपके सामने 52 है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर, भारतीय कृषक, भारतीय दलित। तो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध इसमें था। देखिए दोस्तों, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर जी एवं महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कांग्रेस सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, इसमें कथन दो दिए गए हैं, बताना कौन सही कौन गलत है। कथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल किया गया था, सही है। अब कारण देखते हैं पहले इस कथन का। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल है दोस्तों, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी में सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध किया गया। अगला प्रश्न है 54। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 6 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक है। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 55 नंबर। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणापरंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि फर्स्ट ऑप्शन, गोल मेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। सेकेंड ऑप्शन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। थर्ड ऑप्शन, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। और फोर्थ ऑप्शन है ए बी तथा इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी तथा कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच आपसी खाई को और बढ़ाने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 की अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, जो सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट के नाम से प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके पास 56 है। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर है। देखिए क्या है। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहाँ के स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब प्रश्न अपने पास है 58। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखेंगे 59। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना,
क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना और वेविल योजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्तशासित उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। अगला प्रश्न आप लोग 60 नंबर देखेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे को मानते थे। अगला प्रश्न आपके सामने 61। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। थर्ड ऑप्शन, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। फोर्थ ऑप्शन, ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना था। अगला प्रश्न आपके साथ है 62 आपके सामने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भगत सिंह। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किया था। बम फेंकते समय सर्वप्रथम नारे के रूप में इस शब्द का प्रयोग भगत सिंह ने किया और इसे चर्चित बनाया। क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 63 है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। नंबर 2, भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण। और तीसरा, रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण। और चौथा, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। साइमन कमीशन, जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने 64 है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी कहा था? लॉर्ड ब्रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक साथ कवि, चित्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, कथाकार, दार्शनिक, शिक्षाविद होने के साथ साथ सच्चे मानवतावादी एवं राष्ट्रभक्त थे। 1913 ईस्वी में इन्हें अपनी कीर्ति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने 1918 से 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सर की उपाधि एवं 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न आपके सामने 65 है। देखिए क्या है दोस्तों। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल, आगा खां, एम.ए. जिन्ना, चौधरी रहमत अली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। देखिए, पाकिस्तान का जन्म सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान के रूप में हुआ था। अब आपके सामने जो है वह है 66 नंबर। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? वी एन राव,
सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, बीपी मेनन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपी मेनन। क्या हो जाएगा? बीपी मेनन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है 67। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह थी हिंद केसरी, केसर ए हिंद और राय बहादुर द राइट ऑनरेबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद। 13 अप्रैल 1919 के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न आपके पास है 68। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल होर थे। कौन थे? सैमुअल होर थे। अगला प्रश्न आपके पास है 69। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? देखिए 3 सेंटेंस है। पीजेट्स एंड वक्स पार्टी ऑफ इंडिया। सेकेंड, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। थर्ड, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर बताइए। तो 2 और 3 सही है। देखिए क्या है 2 और 3, अर्थात ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये क्या है? निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? 2 दल थे, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है 70 नंबर। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम वुड। देखिए कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। अब आपके सामने प्रश्न है 71। देखिए क्या है दोस्तों। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश शासन से हुई शर्तों के तहत हैदराबाद ने, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और निजाम कर रहे थे, स्वतंत्र होने को चुना। एक मुक्त शासक की भांति या ब्रिटिश साम्राज्य की रियासत की भांति भारत ने हैदराबाद पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी थी। अगला प्रश्न आपके पास 72 है। देखिए क्या है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफ आंदोलन, रॉयल्ट एक्ट। तो क्लियर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुई इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेसी भी इस समझौते से पूरी तरह असंतुष्ट थे, क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से बचा नहीं पाए थे। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं 73। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ थे? कोलकाता में। देखिए
महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे। वहां पर वे हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। नेहरू और पटेल ने गांधी को खत भेजकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास 74 है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912 में, 1915 में, 1918 में, 1925 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1925 में आया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। अगला प्रश्न आपके पास है 75। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? कोलकाता 1917, मुंबई 1918, दिल्ली 1918, नागपुर 1920। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई 1918। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। इसके बाद 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हुआ। 1918 बंबई अधिवेशन हसन इमाम की अध्यक्षता में हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 76। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? एक बार बने। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में है, की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। अब अगला देखेंगे, जो आपके सामने है क्वेश्चन 77। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, सेंटेंस दिए गए हैं, तो तीन दिए गए। मेरठ षड्यंत्र केस, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इनका सही कालक्रम है 1, 2, 3। मेरठ षड्यंत्र केस, ठीक है, और इसका गांधी इरविन समझौता, और तीसरा मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने 78। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बिचौलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। बारदोली में मेहता बंधुओं तथा दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 ईस्वी से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न आपके पास 79 है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 को, 1942 को, 1946 को, 1947 को? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न आपके सामने 80 नंबर है। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन दी आर्म्स एक्ट, सेकंड ऑप्शन है दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और थर्ड ऑप्शन है दी रॉलेट एक्ट, और फोर्थ ऑप्शन दी वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दी रॉलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों की दमनकारी
नीतियों व दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो वैशाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनी और वहां पहुंच गए। तो दोस्तों, ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।